ठीक है। आइए, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। अच्छा हाँ, इस पे जो भी डाउट आएगा तो पूछ लेना, आप लोग जो लोग सेकंड क्लास में नहीं थे प्लीज पूछ लेना, सॉरी। तो हम चार्ज के बारे में ये पढ़ रहे थे, और चार्ज की प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है, तो एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज हम लोग पढ़ रहे हैं। अब एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज क्या बताता है कावेरी? एग्जाम्पल से बता दो। जैसे एक सिस्टम है हम्म। उसमें n नंबर ऑफ बॉडीज है, हम्म। तो उस सिस्टम पर चार्ज है, तो उन सब बॉडीज के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा चार्ज होते हैं। हम्म। एग्जाम्पल लो, यही। अपना ले लो, अपना एग्जाम्पल ले लो ना, कोई भी बॉडी के ऊपर चार्ज ले लो, क्या दिक्कत है? पैसे थोड़ी लग रहे? अरे भैया पैसे नहीं लग रहे हमारे, हम तो ले ही सकते हैं। लो, एक बॉडी ले ली, बॉडी ए, इसके ऊपर चार्ज ले लिया कि इसके ऊपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 प्रोटॉन है, तो इसके ऊपर नेट चार्ज कितना होगा? इसके ऊपर नेट चार्ज कितना होगा? 1 ही, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, 2 × -E। 3 प्रोटॉन है, प्रोटॉन के ऊपर होता है प्लस ई चार्ज। ई की वैल्यू ही जो समर्थ नहीं बता पाए थे वो ये है, पढ़ा भी नहीं था शायद, 1.6 × 10⁻19। तो बिल्कुल सही बताया मैम आपने, घबराने वाली बात नहीं, ई आएगा 3E - 2E प्लस। तो एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज ये कहता है कि बॉडी के ऊपर जब आपको चार्ज निकालना है, सारे चार्जेस का एल्जेब्रिक सम कर लीजिए। क्या कर लीजिए? एल्जेब्रिक सम कर लीजिए। तो एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज तो ये कहता है। तो कर लिया। अब इसमें किसी को डाउट आ रहा है तो पूछ लेना। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलना चाहता है शिराज? हम्म, चार्ज फॉर्मूला। एक क्लैपिंग कर दीजिए उसके लिए सारे के सारे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है, बहुत अच्छे से बताया उसने, अच्छा तो बताया। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज काउंट करना है, किसी भी बॉडी के ऊपर आपको चार्ज काउंट करना है, तो चार्ज जो होता है वो प्लस माइनस एन के बराबर होता है। प्लस माइनस इसलिए आता है क्योंकि जब बॉडी चार्ज होती है तो एक बॉडी जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करती है, दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है। जो लूज कर रही है उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, जो गेन कर रही है उस पर माइनस चार्ज आएगा। और एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। एन क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। तो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड होते। तो मान लो 5 इलेक्ट्रॉन गए तो +5E, लेकिन अगर एक पे +5E चार्ज आए तो दूसरे में -5E चार्ज आए, दूसरे पे क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन। देखो किसी की फर्स्ट क्लास है उसको थोड़ा टाइम लगेगा याद रखना, जैसे तनीषा की अपनी फर्स्ट क्लास है ना? तनिष्का की फर्स्ट क्लास है, अब भूल तू आएगी नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। तनिष्का की फर्स्ट क्लास है मुझे पता है, तो उसको ज्यादा ज्यादा एक्सेजरेशन हो जाएगा, दिक्कत आनी है। तो आप थोड़ा टेंशन मत लेना, वो मैं इतनी बार पूछता रहूंगा, आ जाएगा वो, आपको पता है इतने आज से नहीं पढ़ रहे हो, अब तो काफी सीनियर हो गए हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो आपको आ जाएगा। लेकिन किसी की सेकंड क्लास है तो उसको थोड़ा ज्यादा समझ आएगा, जिन्होंने तीनों क्लास ली है उसका बनने लग जाएगा टॉपिक, बड़ा सिंपल। सही बात। ऐसे क्यों सैड बैठी है तू? नींद आ रही है? मुंह धो के आ जाओ, जाओ। बस ये तार का ख्याल रखना, वहां पे है ना मिरर भी है, चेहरा भी देख सकते। मिरर नहीं है इस कोचिंग से आ रही, कोचिंग चल रही है इसकी, क्या करती है बता? ठीक है? क्यों इसको मत बताना, ऐसा काम है माई कौन? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। अब प्लस माइनस एनी ये बताता है कि क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज ये बताता है कि बॉडी के ऊपर वही बात है, चार्ज कितना आता है, चार्ज काउंट कैसे होता है ना। चार्ज काउंट करने का तरीका बड़ा आसान है कि बॉडी ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए या कितने इलेक्ट्रॉन दी।
अगर 10 इलेक्ट्रॉन बॉडी ने लिए तो -10 ही चार्ज, और 10 इलेक्ट्रॉन बॉडी ने दिए तो उस पर +10 ही चार्ज। ई की वैल्यू मत भूलना, जो बहुत लोगों ने नहीं बताई। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन। दूसरी बात, जब हम बात कर रहे थे, ठीक है, जब हम बात कर रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका आता है, जो क्वेश्चन आपका आता है, देखिए किसी को आके फेस वॉश करना हो, कुछ भी करना हो, आए करें, लेकिन बिल्कुल कूल होके बैठ जाए। लंबा रहना है मेरे साथ, आप 2 घंटे ये बैठोगे, 7:15 से 9:15, 9:05, 10, तो यू शुड बी वेरी हैप्पी। जब खुश होगे नहीं रहोगे ना, मेरे को भी नेगेटिव एनर्जी मिलेगी, नहीं लेनी मुझे। मुझे नहीं चाहिए आपसे वो। तो आपको ऐसे एक्टिवली बैठ, बस इतनी ही मेरी एक्सपेक्टेशन है। आप खुश होके बैठे, एक्टिवली बैठे, तो मजा आता है पढ़ाने में, बहुत ज्यादा फिर एंजॉय होता है। तो धीरे धीरे आगे। अब मैं बार बार एक ही चीज पढ़, मैं आज तीसरा दिन है सेम चीज पढ़ा रहा हूँ, पूछ कम रहा हूँ, पढ़ा जाता रहा हूँ, क्योंकि अगेन 2-4 लोग पहली क्लास, दूसरी क्लास, थर्ड फोर्थ क्लास से चीजें पीक पे बैठती। आई एम वेटिंग फॉर वो न्यूमेरिकल जो मैंने होमवर्क दिया, तो मुझे वो वहां पहुंच के आपसे पूछना है, आपसे पूछना है दीपक। ठीक है दीपक। अच्छा, ये मैंने लास्ट क्लास में भी नहीं बताया था आपको, अभी पढ़ा रहा हूँ, ये लास्ट क्लास में नहीं बताया था। व्हाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज मीनिंगफुल ओनली एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही क्वांटाइजेशन मीनिंगफुल क्यों होता है, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन का जो ये ना 1 मार्कर क्वेश्चन आता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीनिंगफुल माइक्रो लेवल पे क्यों होता है। बोलो, बताओ, अच्छा बताओगे तो चॉकलेट। हाँ, कुछ कुछ आपका लॉजिकल सही है, क्लैप कर दो भाई उसके बात में दम तो, लैंग्वेज है, ठीक है। माइक्रो छोटे लेवल पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को काउंट करना आसान है, कि एक बॉडी ने 5 इलेक्ट्रॉन लिए और दूसरी इलेक्ट्रॉन बॉडी ने 5 इलेक्ट्रॉन दिए, तो काउंटेबल है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। क्वांटाइजेशन का मीनिंग है, ये फॉर्मूला इजी है, इस फॉर्मूले से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता लग पा रहे, 5, 10, 15, 20। लेकिन मैक्रो, जब बड़ी बॉडीज पे आप देखते हो, तो इस एन की वैल्यू बहुत बड़ी आ जाती है, इस एन की वैल्यू बहुत, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना मुश्किल हो जाता है। तो ये वाली बात थी जो मैंने लास्ट क्लास में स्किप करी थी फटदनी से, क्योंकि 2-3 लोग नए आए थे, उनको फिर फर्क पड़ता, लेकिन आज वो लोग थोड़ा समझेंगे। अब इसमें क्या है, जैसे कि इसका मैं पार्ट बोलना चाहूंगा कि मान लीजिए Q प्लस माइनस एनी, अभी प्लस माइनस हटा भी सकते हो, Q को आप ले लो 1 कूलम, क्या ले लो, 1 कूलम चार्ज, बड़ी बॉडी 1 कूलम। अब इस एन को समझना है कि बॉडी के ऊपर 1 कूलम चार्ज के लिए, 1 कूलम चार्ज डेवलप करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन करना होगा। एन, ई की वैल्यू बोलो 1.6 इंटू 10⁻⁹ भाई, जो भी 19 नहीं बोल रहा प्लीज 19 बोलिए। तो एन की वैल्यू यहां से 1/1.6 इंटू 10⁻⁹, एन की वैल्यू 10⁻19, ये 1.6 है, डेसिमल हटेगा, ऊपर एक 10 आ जाएगा बेटू, 10⁻19। कैलकुलेशन में जिनको मुश्किल होती है ये उनके लिए। यहां से एक 100 ले लेने का, 10 इससे शेयर कर लो 16, ये 10⁻18 हो जाएगा, 4 4 जा 16, 25, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये क्या सीखने को मिला, एक बॉडी के ऊपर 1 कूलम चार्ज डेवलप होने के लिए एन काउंट करा गया, तो एन आए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए 6 इंटू 10⁻18, 10⁻18 काउंटेबल क्वांटिटी नहीं। आप 100 जानते हो ना, 1000 जानते हो, 10,000 जानते हो, 10 लाख जानते हो, 1 CR, 10 CR, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन कुछ जानते हो, ये वो नहीं है, ये कुछ अलग पावर। मैं बोलूँ ये कितना आपको हमें नहीं पता। तो मैक्रो बॉडीज पे चार्ज होने के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना या उसकी क्वांटिटी है उसे काउंट करना पॉसिबल नहीं, तो ये फॉर्मूला वहां पे एप्लीकेबल नहीं होता, वहां पे फायदा नहीं है इस फॉर्मूले। इसलिए यहां पे मैक्रोस्कोपिक बॉडीज में आप क्वांटाइजेशन को इग्नोर करते हो, बड़ी बॉडीज में क्वांटाइजेशन इग्नोर होता है। अब इसको मैं फटदनी से मिटा देता हूं आपके लिए, अगर आप इसको मिटाते हो और वो देखते हो, और यही 1 मार्कर क्वेश्चन है जो अभी आने का चांस है PA1 पे, सबका नहीं, किसी एक स्कूल का आ गया तो आ गया, 1 मार्क्स का आने का चांस है अभी, 1 मार्क्स। अगर आप पहले 3-4 पेज में देखोगे क्या आ सकता है PA1 में, भाई पहला टारगेट तो ऑब्वियसली PA1 ही होता है,
कि PA1 अच्छा जाए सबका, फिर PA2, फिर एंड में जाके हम बोर्ड्स की बात करते हैं। मैं शुरू में कभी बोर्ड्स की बात नहीं करूंगा, मेरा पहला टारगेट PA1 अच्छा निकलवाना है, चाहे किसी भी स्कूल का बच्चा बैठे। तो उसमें एक नंबर में क्या आ सकता है, वो सिंपल ये बोल सकता है, भाई क्वांटिटेशन ऑफ चार्जेस इज कंसिडर्ड एट द माइक्रोस्कोप। तो वो लिख रहा है, क्वांटिटेशन इज मीनिंगफुल ओनली एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल वेयर द चार्जेस इन्वॉल्व आर इन द ऑर्डर ऑफ फ्यू टेंस और हंड्रेड। वहां पे छोटे चार्जेस जो इन्वॉल्व होते हैं वो कम होते हैं, दे कैन बी काउंटेड। और फिर उसको थोड़ा सा अच्छी लैंग्वेज, सच चार्जेस अपीयर इन ग्रेनी नेचर। किस नेचर में अपीयर होता है, इलेक्ट्रॉन काउंटेबल है, मतलब आप ग्रेन, जैसे ग्रेन आप काउंट करते हो ऐसे करके कुछ निकालते हो आप, वो प्रोसेस उसको कुछ बोल रहा है। उसके बाद जब ये वाली बात निकाल लेता है, इसके बाद ये वाली बात जब ये निकाल लेता है, उसके बाद वो मैक्रो पे बोलता है, एट मैक्रो बड़ी बॉडीज में नंबर ऑफ चार्जेस वेरी लार्ज, बड़े चार्ज है, कैन नॉट बी काउंटेड, काउंट नहीं कर सकते। एट दिस स्केल द फैक्ट दैट द चार्ज कैन इंक्रीज और डिक्रीज ओनली, यहाँ पे चार्ज इंक्रीज एट दिस स्केल द फैक्ट दैट इन यूनिट ऑफ ई इज नॉट विजिबल। इज नॉट विजिबल का मतलब आप काउंटेबिलिटी खत्म हो जा रही है, जो आप देख रहे हो, जो वैल्यू आपने निकाली वो बहुत बड़ी सी निकल गई, काउंटेबिलिटी खत्म हो गई। The grainy in nature of charge is lost, it appears to be continuous। वहां पे ग्रेनी नेचर नहीं, वहां पे इलेक्ट्रॉन इतने सारे हैं कि कॉन्टिन्यूस फील हो रहे हैं। क्या फील हो रहे हैं, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है, उस एग्जांपल से पता चला कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है। तो hence at macroscopic level quantitation of charge has no practical consequence and it can be ignored। इसको इग्नोर किया जा सकता, सही है। तो एक नंबर का सवाल, इतने सारे स्कूल यहाँ पे ईस्ट दिल्ली के जितने स्कूल आप सारे बैठे हुए हैं, सलमान, रायन, ईस्ट पॉइंट, सब बच्चा बैठा है, किसी एक दो स्कूल में आएगा हल्का सा क्वेश्चन, सब में नहीं आएगा। सब में जो आएगा वो भी मैं बताऊंगा, जैसे फोर्स का क्वेश्चन सब में आएगा। आज हम फोर्स के 2 से 3 क्वेश्चन और करेंगे, और आज थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेगा। आज का टारगेट पहला ये हो गया ही। तो ये पढ़ा दिया गया, अभी भी हम उस पे नहीं है। आज जो हमें पढ़ना है, जो अनन्या ने बोला, अभी उसको पूछने वाला हूं मैं, ठीक है। तो कूलम्स लॉ, अब कूलम्स लॉ के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में कौन कौन आया था, प्लीज रेज योर हैंड। ठीक है, रावत जी खड़े हो जाइए। जोहान, जोहान, सानिधि, दीपक, 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 सामवी, वैष्णवी, ठीक है। शौर्य कहाँ आया लास्ट क्लास में, नहीं आया। आजकल बैडमिंटन खेल रहा है काफी, मैंने सुना। कैसे पता चलता है मुझे, साक्षी है, साक्षी बैडमिंटन खेल रहा है भाई, ऐसे ऐसे करके देखता भी नहीं आगे पीछे। कब, वो मैं बताऊंगा तुझे, मैंने फोटो लिए तेरी, बताने वाला हूं मैं बहुत बातें आपके घर में। चलिए आ जाइए, मजाक कर रहा हूं। चलिए, कूलम्स लॉ क्या कहता है, कूलम्स लॉ, हाँ, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला बता दीजिए सबसे पहले वैष्णवी जी। K Q1 Q2/R², बैठ जाओ बेटा। कूलम्स एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने फॉर्मूला फोर्स के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे F फोर्स है, और इससे थोड़ी याद आती है आपको ग्रेविटेशन फोर्स, उसका फॉर्मूला Gm1m2/R²। आज फोर्स समझ में आना बहुत जरूरी है उन लोगों को जो लास्ट क्लास में नहीं, नहीं तो आज का दिन उनका खराब है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। क्योंकि न्यूमेरिकल 2 फोर्स पे कराने, एक होमवर्क, 2 एक्स्ट्रा 3, और आज जो टॉपिक पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लिखा हुआ है इस फाइल में, क्या पढ़ाना है ये सोच के रखा हुआ है, दिखा दूंगा। अब उतना पढ़ा पाऊं नहीं पढ़ा पाऊं, फिर अनंत में तो है ही याद दिलाने के लिए, आई एम अ स्लो टीचर, ठीक है। F = K Q1 Q2/R²। ये फोर्स के बारे में मुझे ये बताए कि ये अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। हाँ, दोनों। तो ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होती है। आपको कैसे पता लगता है ये फोर्स अट्रैक्टिव कब है, क्या माइनस होगा, क्या पॉजिटिव होगा, क्या नेगेटिव होगा, थोड़ा अच्छे से बताइए।
हम्म। हाँ सानिधि, अट्रैक्टिव होती है फोर्स या रिपल्सिव होती है, आपको कैसे पता लगता है ना? देखिए बैठेगा वही जो आंसर देगा, फिर आपको खड़ा रहना पड़ेगा, ये एक पनिशमेंट रहेगी। राव जी, लाइक चार्जेस का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव पॉजिटिव को लाइक बोलोगे, नेगेटिव नेगेटिव को नहीं बोलोगे? हाँ दोनों। मतलब अगर चार्ज दोनों पॉजिटिव है तो भी लाइक है, और अगर चार्ज दोनों नेगेटिव है तो भी लाइक है, दोनों। अगर आप इस इन दोनों सिचुएशन में फोर्स अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी? क्योंकि लाइक है, क्योंकि लाइक चार्जेस है तो दोनों केसेस में फोर्स आपकी क्या होगी? रिपल्स। अनलाइक चार्जिंग में एक प्लस और एक माइनस होगा। इज दैट क्लियर? यहां से टॉपिक बनना शुरू होगा। अब ये फोर्स जो है, ये फोर्स आपकी अट्रैक्टिव रिपल्सिव की बात हो गई है। क्या क्या बताया था उसने, याद नहीं आ रहा अभी तो फिलहाल मुझे। ठीक, के बारे में बात कर लो चलो। के निकालने का एक फॉर्मूला होता है, क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत बड़े बताया। के का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। जो लोग नहीं आए वो कॉपी में कूलम्स खोल के बैठ सकते हैं और वहां पे टिक कर सकते हैं, जो लास्ट क्लास में नहीं आए। अगर वो, क्योंकि न्यूमेरिकल उनको तभी समझ आएगा, बाकी लोग। के की वैल्यू एयर और वैक्यूम में कितनी होती है? बैठ जाइए। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू होती है वैक्यूम में, एयर में। आगे ये बताना, मैं थोड़ी बताऊं। नो, बिल्कुल गलत। वेरी गुड, आप पढ़ के 10⁻⁻²। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। जब आप इस फोर्स को पढ़ रहे हो तो आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए, ये वैल्यू याद रखना, के की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू एयर और वैक्यूम में ही होती। इस फोर्स के बारे में कुछ और बता सकता है श्रुति? कुछ और आइडिया, कुछ और कुछ लग रहा है आपको कि आप बता, कुछ इन्फो दे सकते हो सबको? जिसकी वजह से ये फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिपेंड्स ऑन मीडियम। डिपेंड्स ऑन मीडियम, ये फोर्स मीडियम पे डिपेंड करती है, क्योंकि के की वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करती है। क्योंकि के की वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करती, ये फोर्स मीडियम पे डिपेंड करती है, क्योंकि के की वैल्यू भी मीडियम पे डिपेंड करती है। के डिपेंड्स ऑन द मीडियम। अगर आप देखोगे, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि उसकी जी की वैल्यू हमेशा सेम रहती, हमेशा क्या रहती है? तो वहां जहां आप लिख रहे हो वहां पे ये जरूर लिखे, दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम। अट्रैक्टिव रिपल्सिव हो गई, के की वैल्यू पता लगे, फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम, हवा में अलग रहेगी, वाटर में अलग रहेगी, के की वैल्यू बदलती चली जाएगी। ओके जी, ओके हो गई है बात। हम्म, ठीक है। जो भी लिखना है नोट्स में ही ऐड ऑन सब्ट्रैक्ट ऑन करना, नोट्स सारे लोग अब खोल लीजिए, सारे। ठीक है, सारे के सारे खोल लेंगे नोट्स। ठीक है?
गुड, आपने तो कम से कम अच्छा पेन लिया है। कोई नहीं है तो, ब्लैक तो नहीं है, ब्लैक ही नोट्स है। ठीक, आइए अब। अब ये बात आपको समझ में आए, दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम, ये समझ में आए। दूसरी बात ये होता है कि जो आपकी, इसे इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलते हैं, कूलम्स फोर्स भी बोलते हैं। जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत स्ट्रांग होती है, हैवी हो ज्यादा होती। इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स आपसे वाइवा में पूछ लिया गया कौन सी स्ट्रांग है, इलेक्ट्रिक। ग्रेविटेशनल तो बहुत वीक है, बहुत। एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, लिख पाया होगा 9th 11th का अपन। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होती है। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स से भी एक स्ट्रांग फोर्स होती है, चॉकलेट। बट मैंने पूछ लिया लास्ट क्लास में, चॉकलेट। इलेक्ट्रिक फोर्स से भी एक स्ट्रांग फोर्स होती है, चॉकलेट। चॉकलेट, क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए। न्यूक्लियर फोर्स, कौन सी फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स। तो अगर ऑर्डर लिखना ही है जेन्युइनली, तो सबसे स्ट्रांग होती है न्यूक्लियर फोर्स, फिर इलेक्ट्रिक फोर्स। मैंने बता दिया था क्या, कब बताया था, फर्स्ट क्लास में बताया। तब भी हाथ नहीं उठा रहे हो तुम, है नहीं बता, मैं पूछा था मैंने। अब मैं कह रहा हूं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं रिपीट पे बोल रहा हूँ ये लाइन। 11th में बताया था, कब से पढ़ा रहा हूँ इतना अच्छा, तुम लोग तब भी आंसर नहीं देते हो। बढ़ू भाई, किसी को कुछ लिखना है 1 आध मिनट पे लिख लेना, क्योंकि अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इस पे बहुत चीजें बोलने को, अभी नहीं बोल रहा, फिर धीरे धीरे बोलो। ये फोर्स में ना अगली क्लास में 4-5 पॉइंट और लिखवाने। अब जब ये बात आपको समझ में आ गई, ये हमने लास्ट पढ़ा था ना बेटू, ठीक है। अब बात करते हैं, एक सेकेंड। आइए, अब बात नहीं है प्लीज, चलो। अब एक क्वेश्चन दिया था, जो कि पहले तो आप खुद जेन्युइन बता दीजिए, किसी से अगर हुआ हो कॉपी में तो वो कॉपी पास कर सकता है कि उसने घर पे किया और हो गया। ये गलत सही का फैसला बाद में कर लेंगे। ये वाला कह रहा हूं मैं, ये कर लिया ना, ये सेंट्रॉइड वाला, सेंट्रॉइड वाला, सेंट्रॉइड वाला। हेल्प किया करो कॉपी देने में यार, मैं फैंटास्टिक फोर थोड़ी हूँ। क्या था वो फैंटास्टिक फोर में, एक बंदा था ना जो, क्या नाम था, इलास्टिको।
इलास्टिक, आज तो मैं ये हूं। जब पोपोय की कहानी है, सुबह 7 बजे, जब मैं आपसे भी बहुत छोटा था, तो सुबह 7 बजे सीएन चलता था। कार्टून नेटवर्क सीएन नहीं बना था, जब कार्टून नेटवर्क ही होता था। तो सीएन हो गया, हाँ, लेकिन उसका शॉर्ट फॉर्म कर दिया। पहले पूरा कार्टून नेटवर्क ही लिखा रहता था लोगों पे। इट बिकम सीएन, मतलब बाद में शॉर्ट हो गया ना, ओल्ड टाइम्स। तो उस केस में 7 बजे होता था, संडे को आता था पोपाय द सेलर मैन, और 7 बजे उठ के वो ही देखना होता था। उसके बाद वो स्पिनच खाता था, उसके बाद ऐसे कुछ करते थे, ऐसे ऐसे करके फ्लेक्स ये करके। मैं ये सोचते मम्मी पालक खिलाओ और खिलाओ और खिलाओ, कुछ नहीं हो रहा। सच में मेमोरीज। लेकिन फेवरेट कार्टून कैरेक्टर, ठीक है, आइए। क्या बोले, सुना ही नहीं मैंने, नहीं सुनना। चलिए, अब ये कॉपी आ गई, अब देख लेते हैं यहाँ पे डाउट। प्लीज, अब बात नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज। यहाँ पे 3 चार्जेस है। बात नहीं, पीछे, इधर इधर इधर। हम्म 3 चार्जेस हैं आपके, और बोल रहा है Q1 Q2 Q3 ईच इक्वल टू Q एट द वर्टिस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज Q प्लेस एट द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। सेंट्रोइड पे जो चार्ज रखा है, इस पे फोर्स निकालना है, और तीनों वर्टिस में भी 3 चार्ज लग रहे हैं। अब इसकी फिगर को थोड़ा छोटा करके अपनी फिगर बनाते हैं, क्योंकि इसकी फिर मुझसे काफी गंदी हो जाती है। ठीक है, अब मान लीजिए हमने यहां पे ABC है, और 3 चार्जेस हमने रख लिए, तीनों को नाम दे दिया। Q1 है Q, Q2 भी Q, और Q3 भी Q, और यहां से आपकी जर्नी शुरू हो जाती है फोर्स का क्वेश्चन। अगर फोर्स का क्वेश्चन समझ में आ जाता है जो लास्ट क्लास में नहीं आए, तो उनकी लास्ट क्लास का मेजर पार्ट उन्हें आ गया। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ट्राई करेंगे, नहीं आए तो दोबारा पूछ। अब क्वेश्चन है कि सेंट्रॉइड में बेटू एक चार्ज रखा है, सेंट्रॉइड ट्राइंगल का सेंटर। वैसे सेंट्रॉइड की अपने आप में एक डेफिनेशन होती है, किसी को पता है? वो तो हो ही गई, वो तो सेम है। एक और चीज, एक और होती, चॉकलेट है भाई। एंगल ही पॉइंट है वो तो। वो तो ठीक है। वो ऐसा ही कुछ वो बोल रहे हैं, लेकिन ये नहीं, ऐसा ही कुछ वो भी बोल रहे हैं, जजान भी ऐसा ही कुछ। अरे ब्यूटीफुल क्लैपिंग। फाइव वाला बता के। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। यहाँ पे तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट कर, दैट इज द प्रॉपर डेफिनेशन। गूगल पे सर्च कर लेना, उसको पता है बड़ी। अच्छा चल, ये तो ऐसे ही पूछ लिया मस्ती के लिए क्वेश्चन पे। ठीक, तो Q1 Q Q2 Q Q3 की। अब यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, इन सबकी साइड L है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और यहाँ पे मेंशन किया विद द सेम साइन एस क्यू। इन सबका साइन सेम है। नेगेटिव रखना है तो सबका नेगेटिव रख लो, पॉजिटिव रखना है तो सबका पॉजिटिव रख लो। क्वेश्चन समझना है पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन में शायद डाउट बनाओ किसी को। दो चार्ज की वजह से एक फोर्स आती है, ठीक है। अब यहां पे अब ये देखिए, तो जब आपसे फोर्स का क्वेश्चन करवाता है टीचर, या क्वेश्चन पेपर में देता है क्वेश्चन, तो याद रखना वो क्वेश्चन फिगर को देख के ही आपको जज कर लेता है। वो फिगर देखेगा, जोहान का ये फिगर देख के वो काट देगा। वो फिगर, क्योंकि वो देखेगा फिगर में अगर उसने एरोज नहीं दिखाए, इसका मतलब, बुरा मत मानना, वो क्रैमिंग स्टूडेंट है, वो कहीं ना कहीं जज कर लेता, क्योंकि उसे पता है क्वेश्चन बिना फिगर बनाए नहीं। पहले फिगर को क्लियर करना पड़ेगा। क्या सारे एक चीज बताएंगे, दो चार्ज के बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करती है, कूलम्स ने यही कहा था, से यस और नो। दो चार्ज के बीच में कूलम्स ये कहते हैं एक फोर्स एग्जिस्ट। फोर्स किसके ऊपर निकालनी? जो ये चार्ज है, बाकियों से मतलब। अब ये चार्ज इसकी वजह से भी फोर्स महसूस करेगा, ये चार्ज इसकी वजह से भी फोर्स महसूस करेगा, ये चार्ज सी वाले चार्ज की वजह से भी फोर्स क्या करेगा? महसूस, फील। ये बेसिकली कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? 3। यहां से टॉपिक शुरू हो रहा है। दूसरी बात, कहानी।
आपने फॉर्मूला लिख दिया, आपको पता है इस टॉपिक में फॉर्मूला यूज होना है। दूसरी कहानी ये है कि यार आप ना, आपको ये देखना है कि आपको जिस चार्ज के ऊपर फोर्स निकालनी है उस चार्ज को देखो, बाकियों को नहीं देखना है। इसी के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन लगनी, किसकी लगनी फोर्स की, इस पे नहीं लगेगी, इस पे बोल रहा है तो इसमें जो हमने वो इससे बढ़िया क्वेश्चन था, उसमें तीनों चार्ज पे निकालना, वो लंबा क्वेश्चन, सबसे बड़ा सच। अब यहां पे आप देखिए कि अगर मैं यहां से देखता हूं, अब ये दोनों लाइक चार्जेस हैं, पहले इन दोनों को देख लेते हैं। ये दोनों लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल, लाइक चार्जेस, हमें कैसे पता लाइक दोनों पॉजिटिव। अब मेरी बारी है बताने की, आपसे नहीं पूछ रहा, लाइक चार्जेस पॉजिटिव। तो भाई एक बात बस हिंदी में बता दो साक्षी, ये चार्ज ऊपर जाएगा कैपिटल क्यू या नीचे जाएगा, लाइक चार्ज है, फिर बता रहा हूं रिपेल करने वाले, तो ये कैपिटल क्यू इस तरफ जाने की कोशिश करेगा नीचे, इन दोनों पे ध्यान देना, इनको छोड़ दो, बिल्कुल गलत, नीचे। क्योंकि नीचे क्यों जाएगा, क्योंकि रिपेल कर रहा है, आप तो अट्रैक्ट करा रहे हो, अट्रैक्शन रिपल्शन भूल गए, ठीक है। अब ये रिपेल हो रहा है तो दूर जाएगा, कोई नहीं। अब प्लीज इधर देख लीजिए, देखिए इस टाइम सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे देखिए ना, तभी तो बात बनेगी। अब मुझे F1 में फोर्स का फॉर्मूला लगाना है, दीपक खड़ा हो जाओ, फॉर्मूला लगा के, देख किसके बीच में निकाल रहा है, इसके और इसके बीच में निकाल रहा है, याद रखियो, के क्यू, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू भाई, हाँ, बिग क्यू, इनके बीच की दूरी अल्फाबेट में दे दे, ए बी है, एओ, एओ के ऊपर क्यूब आएगा, मैं बोलूंगा तब बोलेगा, ठीक है। अलोंग डायरेक्शन किस तरफ है, एओ ओ ए, वेरी गुड, बैठ जा। अब ये फॉर्मूला लगा, उनके बी फॉर्मूला ये कहता है, जो ये फॉर्मूले में आर है, ये डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस क्या है, तो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस पता नहीं, हमने एओ लिख दिया, बाद में देखेंगे एओ एओ क्या है। हमें ये तो पता है कि जो एओ है, ओबी और ओसी है, वो क्या है, बराबर, क्योंकि वो सेंट्रॉइड, वो बाद में निकाल लेंगे। मेन चीज था ये लाइन, क्या सबको समझ में आया है, से यस और नो, और नहीं आया तो भाई हाथ खड़े करके बता दो, कहानियां मैं बता रहा हूं, मुझे दिक्कत, मैं पिछली क्लास में भी बताया, इस क्लास में कोई एक आध बच्चा अंदर से अच्छा होगा, वो ये सोचेगा सर हर बार कैसे बता सकते हैं, भाई मैं 10 बार भी बता सकता हूँ, इतना पेशेंस भर लिया पेट के अंदर, जगह नहीं है खाने की, इतना पेशेंस भर लिया एज अ टीचर की पूछ लो, 10 बार ही तो पूछोगे, चलो। तो खाना कम खाता हूँ, पेशेंस ज्यादा रख रहा हूँ आजकल, मम्मी कह रही है पतला होते जा रहा है, ठीक है। मैंने कहा मम्मी ये फिटनेस बोलते हैं ना इसको, आप इसको पतला गया, ठीक है। हाँ बिल्कुल लगाएंगे, हमें उससे मतलब नहीं है, क्यों, आपके क्वेश्चन का आंसर, हमें फोर्स किस पे निकालना, होगा तो होगा, हमें क्या मतलब, उसका जवाब ये है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें न्यूमेरिकल जब लगा रहा है तो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस में नहीं जा रहा, जब वो न्यूमेरिकल कर रहा है भाई, वो प्रैक्टिकली क्यों, वो प्रैक्टिकली ऑब्वियसली ये जितना फोर्स इस पे लगा रहा है वो भी उतना ही फोर्स महसूस कर रहा है, लेकिन हमारा क्वेश्चन है ही नहीं ना, हमारा क्वेश्चन क्या, आप पढ़ लो, आपने पढ़ लिया, मुझे पता है फोर्स क्या है, सेंट्रॉइड पे, सेंट्रॉइड पे ध्यान रखो, सवाल अच्छा है, जवाब मैं दे रहा हूं, लेकिन आपको न्यूमेरिकल में जो चीज पूछी गई, आपको कंसेंट्रेशन न्यूमेरिकल, प्रैक्टिकली ऑब्वियसली है, प्रैक्टिकली है, आप सही कह रहे हो। आगे बढ़ सकते हैं क्या, जोर से बोलिए। अबे एओ एल थोड़ी है, ए बी एल, बी सी एल है, सी एल है, एओ एल थोड़ी है, एओ तो निकालना पड़ेगा यार, जो मैथ लगा के निकालेंगे। आइए, ऐसे लग रहे थे 45 मिनट, मैं तुझे क्लास में 9 बजे तक याद दिलाता रहा, ठीक है। अब इधर तपस्या, बेटू ये दोनों लाइक चार्ज है या अनलाइक चार्ज है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन। लाइक चार्जेस का मतलब मैं फिर बता देता हूं, जब दोनों सेम साइन, दोनों में सेम साइन है, दोनों में अलग डिफरेंट है, इस पे प्लस है और इसमें माइनस है, इस पे भी तो प्लस ही है, तो लाइक हो गए। अच्छा, अगर टू के आगे कुछ नहीं लिखा तो क्या होता है, टू नंबर के आगे कुछ नहीं लिखा तो क्या होता है, तो क्यू के आगे कुछ नहीं लिखा तो क्या होगा, अच्छा ऐसे कोई नहीं, कोई नहीं, क्या करूं मैं, बाल नोच लेता हूं,
ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, वो अच्छा था, लेकिन क्लास में आते ही आपने एक क्वेश्चन ही करा। ठीक है, F2। ऐसा बिल्कुल मत सोचना, ऐसे ही एंजॉय करते करते पढ़ेंगे, एंजॉय कर रहे हैं बस, खत्म बात, क्वेश्चन भी और क्लास भी निकल गई। F2। अब प्लीज इधर देख लो, क्वेश्चन आपसे ही तपस्या। अब बेटो लाइक चार्जेस है, नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? उससे ही बोल रहा हूं, कोई और ना बोल जाए प्लीज। क्योंकि ये लाइक चार्जेस है, तो ये कैपिटल क्यू ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? ऊपर जाएगा, क्योंकि रिपेल कर रहा है। रिपेल का मतलब है दूर भागेगा इससे, और आप जिस चार्ज के ऊपर फोर्स निकाल रहे हो आपको मतलब उसी से ही है, तो ये बेटो ऊपर जाने वाला है F2। अब एक एक बच्चा देखो, अब जिसको समझ में आ रहा है, आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपने क्वेश्चन में डायरेक्शन दिखाई नहीं और आप F1 F2 निकाले जा रहे हो, टीचर पढ़ेगा ही नहीं यार, उसे पता है ये तो क्वेश्चन का आंसर, आंसर तो आपका आएगा ही नहीं, क्योंकि आप फिगर के थ्रू रिजल्टेंट निकलेगा, तो टीचर शुरू में फिगर देख के काट देता है। उसके लिए बड़ा आसान है उन स्टूडेंट्स को पकड़ना, क्योंकि उसे पता है अब आगे क्या पढ़ना, खलास हम। और बहुत लोग हैं अभी, जब मैं कहूंगा ना न्यूमेरिकल करो, वो ये करेंगे, ये छोड़ देंगे, वो ये छोड़ देंगे। चलो F2 पे बात आती है। फॉर्मूला लगा ले, के, बोलती रहे बेटो, फॉर्मूला है तेरे सामने पूरा, के वैल्यू डाल, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन उनके बीच की दूरी, बीओ स्क्वायर, डायरेक्शन अलोंग, बीओ है डायरेक्शन, ये ओ बी है, बी से ओ की तरफ तेरा एरो जा रहा है या ओ से बी की तरफ, तो बीओ डायरेक्शन। याद रखना डायरेक्शन मेंशन करनी पड़ेगी यहाँ पे, जिसने डायरेक्शन मेंशन नहीं करी आधा नंबर कटेगा, क्योंकि वेक्टर फॉर्म दिखा नहीं रहे हम वेक्टर फॉर्म नहीं दिखा रहे, आपकी मैम वेक्टर फॉर्म दिखाएगी यहाँ पे। हाँ वो वेक्टर, हाँ सुपरपोजिशन के थ्रू, मैं सुपरपोजिशन के थ्रू कर नहीं रहा हूँ, लास्ट क्लास में मैं पैरेललोग्राम के थ्रू कर रहा हूँ, तो टीचर कहेगा भाई ये तो दिखा दो, वेक्टर तो तुम कर ही भी नहीं रहे हो, तो वो ये इसके आधा नंबर काट सकता है, दिक्कत नहीं है मेथड, आंसर आएगा। यहां तक सवाल है तो भाई पूछ लो, किसी का डाउट है, जो लोग पहली क्लास दूसरी क्लास में, पूछ लो प्लीज, क्योंकि टॉपिक तुम्हारा बन गया, अगर तुम्हें ये आ रहा है तो आ भी गया, तुम्हारी तीसरी क्लास और तुम ये समझ रहे हो, तो मुझे पढ़ाना आता है। नहीं, ये सोचने वाली थी तनिष्का, ये सोच रही थी क्या है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैंने क्रेडिट ले लिया। ठीक है, तो F1 F2 ओके हो गया? नहीं नहीं, आप इंटेलिजेंट भी है तो समझ दोनों तरफ से ही आएगा, तो ऐसा कुछ दिल रखने के लिए बोलना पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पे आते हैं। क्योंकि ये तीन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि ये तीन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये चार्ज इसकी वजह से भी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, नीचे जा रहा है, इसकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ऊपर जा रहा है, एक बेचारा क्या क्या करेगा। अब ये इसकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस तनिष्का, ये इसकी वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ऊपर करेगा नीचे? वेरी गुड, लाइक चार्जेस से तो क्या करेगा, ऊपर। वैसे मैं हैरान हूं कि क्वेश्चन नहीं हुआ, अगर आपने दिल से दो चार बार ट्राई किया होता तो होता, मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं देने, आप डेली के 4-5 क्वेश्चन देने, अगर 4-5 से 2-3 भी तुम लगा पा रहे हो, मतलब तुम ट्रैक पे चलो, 2-3 भी तुम लगा पा रहे हो, क्योंकि हमने उस क्वेश्चन में समय दिया था जेन्युइन, तो ये क्वेश्चन शायद होता तो अच्छी बात थी, कॉपी आई है। और देख के मत करना यार, तुम लोग देख के मत करना, मैं वैसे ही पकड़ लूंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस मन के अंदर आएगा यार चीटिंग करके आ रहा है, तो मुझे, जो लोग इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, इतने टाइम से हम पढ़ रहे हैं ना, आप कहीं से भी कॉपी करोगे ना पता लग जाता है यार हमें, और ये भी पता लगता है किस बुक से कॉपी किया, किस साइड से, हम भी तो देखते हैं कभी कभी। सच बोलने में कोई फर्क नहीं, हम फंसते तो हम भी कहाँ जाएंगे, बुक्स खोलेंगे ना, आप ही की तरह ह्यूमन ही है ना, वो खोलेंगे, गूगल खोलेंगे, कुछ आएगा, कुछ ऐसी है, तो मसला ये है कि आप चीटिंग करोगे तो पकड़े जाओ, इससे बढ़िया बोल दो क्वेश्चन ट्राई किया नहीं हुआ, ये ज्यादा सही तरीका, हेल्प ले सकते हो बुक से, लेकिन पूरा कॉपी नहीं कर सकते। अब ये ऊपर लगने वाला है, ये लगा आपका F3, लग रहा है आपका F3 की वैल्यू बता दे भाई जरा, टरियाल साहब, के जल्दी ली, हाँ जी, OC का स्क्वायर अलोंग डायरेक्शन क्या रहेगी, अलोंग C, सही है, ओके। F1 F2 F3 की वैल्यू निकाल ली, क्या इतना सारे निकाल लेंगे, फिगर बना लेंगे, फिगर पहले बनानी, फिगर को समझना है, अगर आप फिगर एक की समझोगे, मतलब तुम्हें फोर्स की फिगर बनाने आई,
तो तुम सारी वेक्टर क्वांटिटीज को समझने लगोगे कि फिगर का इलेक्ट्रिक फील्ड अगला, आज का इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए अब यहाँ पे वापस ब्लैक पेन पे आते हैं। चलिए अब ये आगे, अब हमें हमें एक चीज पता है, F1 F2 F3 निकालने के बाद क्या महसूस हो रहा है अर्वन? F1 F2 F3 तीनों के तीनों बिल्कुल अलग वैल्यूज है, तीनों की तीनों बिल्कुल सही। अभी आप अच्छा बता रहे हो आज, F1 F2 F3 तीनों की वैल्यू सेम है, तीनों की वैल्यू। और अभी यार छोटू थोड़ा इजी इजी मेथड है, अभी सेम सेम आ रहा है, कभी कभी अलग भी आएगा। अभी यू आर ग्रोइंग, बिल्कुल अभी फाउंडेशन बन रहा है। मैं भी हल्के हल्के क्वेश्चन ही लूंगा, एक टाइम आएगा बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन में जाएंगे, लेकिन अभी शुरुआत है ना, शुरू में ही अगर गिर गए तो फिर मजा खत्म हो। अभी ऐसे क्वेश्चनों से ही बनता है टॉपिक, कंसेप्ट बनता है। अब आगे, अब 3 फोर्स है, कैपिटल क्यू पे कितनी फोर्स लग रही है? 3। तीनों का मैग्नीट्यूड आपके पास है या नहीं है? तीनों की डायरेक्शन आपके पास है या नहीं है? अब कमाल की बात है, अब आखिरी है कि आपको नेट फोर्स निकालनी, जिसे कहते हैं रिजल्टेंट। क्या निकालनी है? अब उसके लिए पैरेललोग्राम लॉ के पास पहुंचोगे, पहुंच जाएंगे। ये टोटल हमारा 60 है, से यस और नो? ये कितना होगा? 30, क्योंकि ये मीडियन वाला है। ये भी कितना होगा? 30। 30 जिससे पूछूं आप वही बताएगा। ये 30 तो ये बीच में जो एंगल बीओसी दिख रहा है, एंगल बीओसी कितना होगा? 120। 120 डिग्री, 120 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है। ये 120 है, तो ये वाला ब्रो कितना होगा? 100 120 होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, याद है आपको अभी तक? वर्टिकली अपोजिट एंगल था, ठीक है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल 120 120। तो यहां से आप वहां पहुंचना चाहते हो, वहां इसलिए पहुंचना चाहते हो क्योंकि आपको F2 और F3 का रिजल्टेंट चाहिए। F2 और F3 का चाहिए। आपने कहा बढ़िया है सर, F2 और F3 का रिजल्टेंट निकालते हैं। अब F2 F3 का रिजल्टेंट निकालने गए F डैश। अब पैरेललोग्राम लॉ लगा लीजिए, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ की फिगर दिख रही है। देखिए ये F2, ये F3। अब ये फिगर मेरी थोड़ी मेस्ड अप हो जाएगी अगर मैं बनाता हूं, अगर आप एडजस्ट कर पाए, कुछ ले ले कलर, चलिए। और ये आपका F डैश आएगा, F डैश। अब F डैश में पैरेललोग्राम लॉ लगा देंगे, फटाफट लगवा दे यार अर्चित। फॉर्मूला लगा दे, F2 स्क्वायर प्लस प्लस, वहां बोलता रहिए, बोलता रहिए, बोलता रहे। 2 F2 F3 cos 120। F2 और F3 सेम है, तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर। तू ही बताएगा अर्चित, cos 120 की वैल्यू ये हुई बात, -1 cos 120 की वैल्यू याद होनी चाहिए सबको, बस सारा कट जाएगा। F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर, F स्क्वायर से F स्क्वायर कैंसिल हो गया, रूट F स्क्वायर मतलब क्या रह गया? F। ये F आ गया। और ये जितने भी क्वेश्चन है इनको बुक से पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि बुक के अंदर मेथड्स अलग हैं, आप फंस जाओगे। बाद में बताऊंगा, फिर टाइम लग जाएगा 2-4 मिनट। बस सिंपल बोल रहा हूँ कि बुक जो है ना आपकी 11th ऑनवर्ड्स, फिजिक्स की जो बुक है स्पेशली, इसकी लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग है। तो ये आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हो तो आप ट्रैप में फंस जाओगे, आप और मिस्डअप हो जाओगे, आपको लगेगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेथड यूनिवर्सल चूज करना है आपको। ये मेथड समझ में आ गया, पैरेललोग्राम लॉ वाला हमेशा यही लगाना, इसी पे कमांड करना। आप कोई बुक खोल लो, प्रॉब्लम ये भी है हर बुक में मेथड भी अलग है। हमें तो समझ में आता है एज अ टीचर, हमें सारे मेथड, लेकिन आपकी साइड से आप फंस जाते हो, फिर वो प्रॉब्लम। आपको सिर्फ यहीं पे रहना है, एक इसी को आप कहीं से भी करोगे मेथड अलग अलग मिलेंगे। एफ डैश किसके बराबर आ गया? एफ से, ऐसा और नो? अब एफ डैश और F1 ध्यान से देखो, एफ डैश दिख रहा है फिगर में, फिगर में दिख रहा है एफ डैश, F1 दिख रहा है आदर्श। एफ डैश और F1 दोनों के दोनों किस एंगल पे? एफ डैश और F1 के बीच का एंगल कितना है? 180। दोनों अपोजिट डायरेक्शन, दोनों एफ डैश एंड F1 आर इन अपोजिट डायरेक्शन, मानते हो सारे लोग? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एफ डैश का मैग्नीट्यूड F आया है, और F3 का F1 का मैग्नीट्यूड भी क्या है? F। एफ डैश का मैग्नीट्यूड क्या है? F। F1 का मैग्नीट्यूड क्या है? F। जो ऊपर लग रहा है वो भी F है, जो नीचे लग रहा है वो भी F है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो नेट कितना हो जाएगा? तो सिंस F डैश एंड F1 आर इन अपोजिट डायरेक्शन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड आपका इक्वल है, देयरफॉर नेट फोर्स क्या हो जाएगी ऑन कैपिटल Q इज 0। मतलब ये चार्ज जो बीच में है ये मस्त बैठा है,
फोर्स तीनों लोग लगा रहे हैं, लेकिन नेट इफेक्ट कितना आ गया? 0। कहीं नहीं जा सकता। ये ऊपर वाला चाह रहा था ऊपर जाए, इधर वाला चाह रहा था इधर आए, इधर वाला चाह रहा था इधर आए, लेकिन नेट इफेक्ट ही 0 हो गया। और वो पूरी कैलकुलेशन के बाद पता लगा। कुछ पूछना है? हाँ, पूरी कैलकुलेशन के बाद पता चला। प्लीज ये होमवर्क था, जल्दी लिख लो यार। नोटबुक दे दो। ये ओके। ये नहीं, ये किसकी है भाई? ये बता दीजिए कृपा करके किसकी है, पहचान लो यार। तो ये मतलब समझ गए होंगे गलती। ले लो बेटा, ले लो बेटा। कोशिश कर रहे हो, सबसे बड़ी बात ये है यार, और कुछ दिक्कत ही नहीं। आपने कोशिश करी है ना, क्वेश्चन सबसे बेस्ट है। ये बच्चा कहीं गुम हो गया बीच में, कोशिश तो उसने करी थी। कौन है? ट्राई है, पेंसिल से लिख। ट्राई तो कर रहा था तू, गलती पकड़ ले, जल्दी से लिख ले। ये आंसर लिख दिया गया एंड में, लेकिन इसे कंक्लूड अच्छा नहीं किया। किसकी है? अर्चित। कंक्लूजन अच्छा नहीं, कंक्लूड नहीं किया, कोशिश तो की है। ओए ये बढ़िया है भाई, ये पहली कॉपी है सही। कौन है? एक क्लैपिंग कीजिए दीपक के लिए। अच्छा ही है, अच्छा ही है। लेकिन जब 180 डिग्री होता है ना, तो पैरेललोग्राम लॉ नहीं लगाना, डायरेक्ट बोल दो। वेरी गुड, लेकिन मेरी मेरी बहुत अच्छा ही है। और पूछूंगा। कोशिश कोशिश अच्छी है इस बच्चे की भी। गुड वन। लेकिन ये एरोज नीचे क्यों नहीं लगाया? ये नीचे वाला F1 नहीं दिखाया, कौन है? एरोज तो दिखाया नहीं आपने। वापस से मैथ को नहीं रखनी। गुड वन, गुड वन, ये अच्छा है। ये किसका है? ठीक है, फिर भी बढ़िया है। बस आप F डैश अपने एंड में दिखा दे। गुड 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 गुड। एक क्लैपिंग करिए इनके लिए। आपका इतना नाम बताइए, अनन्या के लिए क्लैपिंग कीजिए। अनन्या वर्सेस अनन्या, मजा तो आएगा। चलिए। नहीं ऐसा भी नहीं, नहीं चल जाएगा। 120 वाला आपने 120 वाले से किया है ना आपने? हाँ, तो 120 तो दिखा दे फिर तू। 120 तो एटलीस्ट दिखाई देने चाहिए। और तुझे मल्टीपल फिगर्स नहीं बनाने, क्योंकि पेपर छूट जाएगा ना। एक ही फिगर में कर ले। बहुत अच्छा किया है, लेकिन तूने मजा तो दिला दिया तूने मुझे। मतलब मैं आपको फर्स्ट टाइम ही जान पा रहा हूँ एज अ स्टूडेंट। तो आई एम वेरी हैप्पी कि यू आर गोइंग विद द कंसेप्ट। और अगर आपको एक टॉपिक आएगा ना ऐसे समझ, तो आपको सारी वेक्टर क्वांटिटीज को डील ऐसे ही करना। ये बच्चों को समझ में आना मुश्किल हो जाता है। भाई खींच के लिख लो, आगे भी बढ़ना है ना। बच गए ना, 0 आ गया। 0 नहीं आता तो निकालनी पड़ती। अभी मतलब नहीं था, नहीं तो मैं निकाल के दिखा देता, मैं भी बच गया। इक्वल थी ना, अदरवाइज निकालनी पड़ती। तो फिर वो लगा लेते अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वहां से, वो बच जाए। मैं आपको 5 मिनट लिखने के लिए दे रहा हूँ, 5 मिनट के बाद आप छोड़ देंगे, ठीक है? एक मिनट। आपको जैसा लिखना है अच्छे से लिख सकते हैं, टाइम दिया जा रहा है। अगर इस टाइम को भी यूटिलाइज नहीं कर रहे भाई, तो बहुत गलत बात है। प्रभु देख रहा है, कर लो क्वेश्चन, इतने अच्छे से कराया जा रहा है। आगे देखना। कौन बुला रहा है?
कुछ मत बोल। सुना है विद्या बालवन का रिजल्ट आने वाला है। हाँ जी। एफ डैश इसलिए निकाला है क्योंकि हमें ना एक फोर्स पे पहुंचना है। तो F2 और F3 का रिजल्टेंट एफ डैश है। हमें तीन फोर्स की एक फोर्स ढूंढनी है। तो सबसे पहले मैंने एफ डैश रिजल्टेंट निकाला F2 और F3 का, विच इज एफ डैश। और उसके बाद एफ डैश और F1 मैग्नीट्यूड में इक्वल हो गए, डायरेक्शन में क्या हो गए, अपोजिट, तो नेट जीरो। लेकिन मुझे एफ डैश निकालने के बाद पता चला कि वो एफ के बराबर। अब थोड़ा कैच खेलिए प्लीज, 5 मिनट, 3 मिनट बचे हैं। 3 मिनट बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा भाई। मिस्टर अतुल कहाँ है भाई? अच्छा, पी लिया। वीकनेस आ जाती है बॉडी में, फीवर। कौन सा छोड़ दिया? तो बाद में होंगे, बाद में होंगे, बाद में होंगे। पूछ रहा हूँ भी, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इन लोगों से भी। आओ ब्लैक बोर्ड में आ जाओ। समझ के नहीं लिखते, इतनी जल्दी लिख ले, कॉपी भी फटफट कर ले। देखो कुछ छूट भी जाएगा तो आपको इसी का पेज भी पीडीएफ में मिल जाएगा वैसे, अगर आपको क्रॉस चेक जेन्युइनली घर पे करना है। 1 मिनट 1.5 मिनट है अभी आपके पास। बढ़े। इंग्लिश, मैथ्स, केमिस्ट्री। आइए नया क्वेश्चन आपके सामने। 2022 पे सीबीएसई पे क्वेश्चन आए, क्वेश्चन ट्राई करेंगे सारे लोग। क्वेश्चन लिखने की जरूरत है या नहीं है आपकी मर्जी है, ओन चॉइस है। वैसे तो पीडीएफ मिल जानी, इसे तो लिखना पड़ेगा शायद। हाँ इसको लिख लो क्योंकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं। एक एक सेक 2 minutes फॉर दिस क्वेश्चन।
बेटो अब क्वेश्चन करना है राहुल जी, यार बात कर रहे हो यार, तो क्वेश्चन लिख, बात मत कर। चॉकलेट दिए हुए 1 साल हो गया आपको। चॉकलेट की वैल्यू नहीं है, लेकिन क्वेश्चन हो गया तो क्या खुशी मिलेगी मुझे। रावत जी ने कर लिया। पहाड़ियों में कोई तो है। अब कर दूं पॉज? ये प्ले भी तो बोल करना है, पॉज तो बोल दिया तुम। अब देखो ज्यादा हो रहा है भाई, ये कुछ लोग का ज्यादा हो रहा है। अच्छा, मुझको तो दे दे भाई, बोल रहा है तो। दो। आई एम वेरी हैप्पी। आखिर ये क्वेश्चन आपने किया, बहुत खुशी मिली। टाइम्स अप, स्टॉप राइटिंग। ए श्रुति बच्चों, चलो ओके, दे दीजिए। मदद करना अच्छी बात है, चलो। अब इस क्वेश्चन में दिल से अगर आप टाइम लगाते और क्वेश्चन होता तो खुशी बहुत मिलती है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन आप देख रहे। अब आप देखिए कि -Q, Q0 और A है। अब ये Q0 रखा हुआ है O पॉइंट पे, और ये आपका A पॉइंट दिया है यहाँ पे Q है, और ये आपका B पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे -Q। दूरी A है। क्या दिख रहा है सबको? कह रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन चार्ज Q0। इस पे निकालना है, जिस पे निकालना है उस पे कंसंट्रेट करना है। अब ये भी क्वेश्चन किया था, देखना चाह रहा था कौन लोग जान लगाए। सच में 2-3 लोगों ने तो बात करने में टाइम वेस्ट कर दिया भाई। जिस दिन क्वेश्चन करने लग गए बहुत प्रो बन जाओगे, और जिन्होंने कर लिया मजा आ जाएगा। अब आप ये देख लीजिए कि आपको फोर्स इस पे लगानी है। अब ये फोर्स इसकी वजह से भी एक्सपीरियंस करेगा। इसको नाम दे देते हैं FOA। FOA की वैल्यू, क्योंकि ये लाइक चार्जेस है। हाँ, लाइक चार्जेस है, लाइक रिपेल करेगा, ऐसे पास जाना बोलते हैं। तो K Q0 Q/A²। से यस और नो एवरीवन? डायरेक्शन होगी अलॉन्ग ए। यहाँ पे डाउट आ रहा है, जैसे किसी को आया वो अभी टोक दो, अभी बोल दो नहीं, नहीं बनी बात। नहीं, जीरो तो ओरिजिन है, ओरिजिन। Q0 तो मैग्नीट्यूड है, जीरो नहीं है उसकी वैल्यू। जीरो पॉइंट पे, पॉइंट O पे है वो, जीरो नहीं एक्चुअली O है। ठीक है, गलत चले गया। अब इसको देख लीजिए, ये दोनों आपके अनलाइक चार्जेस है, ये अट्रैक्ट करेगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये F होगी। और टीचर याद रखना, क्वेश्चन करने से पहले ही फिगर देखेगा,
पहले फिगर देखेगा टीचर, कोई भी टीचर, तो एफ ओ बी के क्यू नॉट क्यू बाय ए स्क्वायर, डायरेक्शन होगी अलोंग ओबी, अलोंग ओबी। यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, फॉर्मूले में सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, सिर्फ क्या लेते हैं, जो मेन फॉर्मूला है, ये जिनकी फर्स्ट क्लास है या जिन्होंने कूलम्स वाली क्लास छोड़ी थी, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, फॉर्मूले में नेगेटिव नहीं लेते। ये बहुत बड़ी कहानी, लास्ट क्लास में बड़ा एम्फेसाइज किया था इस बात पे। ओके, एफओ ए एफओ बी, एफओ और एफओ बी की वैल्यू क्या है, सेम, सेम है क्या, तो आपने फिर उसे एफ मान लिया, बच जाते हो, जब सेम है मतलब बचने वाली बात है। अब दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90, रिजल्टेंट निकल जाएगा एफ डैश। जब 90 डिग्री होता है तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है एफ ओ ए स्क्वायर प्लस एफ ओ बी स्क्वायर, डायरेक्ट, जब 90 होता है तो अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एफ डैश रूट टू एफ, एफ की वैल्यू यहां से डाल लीजिए, के क्यू नॉट क्यू बाय ए स्क्वायर। है ऑप्शन कोई, सी ऑप्शन इज राइट। एफओबी दोनों अनलाइक चार्ज है, अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्ट होगा, यानी कि इसकी तरफ जाएगा है, हाँ इसलिए साइन अपोजिट होंगे तो अनलाइक है। लिख लीजिए, आपके पास 30 सेकंड, लिखने के लिए 1 मिनट ले लीजिए, 1 मिनट बस, लिखने के 1 मिनट ही दूंगा। ओए गुड मैन, गुड 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 गुड। डायरेक्शन गलत ले लिया यार इस बच्चे ने, शिट। ये कौन है, डायरेक्शन गलत ले लिए, डायरेक्शन यार कितना क्लोज सही है तुम दोनों का, वेरी गुड, लेकिन लॉजिक बहुत क्लोज सही था, डायरेक्शन गलत है, डायरेक्शन लेना नहीं आ रही है, पूरा गलत है। कोशिश अच्छी, वेरी गुड, लेकिन कॉपी दी ना आपने, मुझे मजा आया। ये यार फिर डायरेक्शन के बिना क्वेश्चन कर रहा है ये, कौन है, बिना डायरेक्शन के क्वेश्चन, और 90 पे डायरेक्ट करना है, फॉर्मूला मत लगा, लिख लीजिए। देखिए स्पीड में करोगे, थोड़ा जल्दी करना है, क्योंकि ये भी तो मुझे ही सिखाना है ना आपको, आपको ये मैं आपको यही सिखाना चाहता हूँ कि आपको मैं अब 5 मिनट दे दूं, 10 मिनट दे दूं, तो यार मैं स्लो बना रहा हूँ, आप स्लो नहीं बनाना मुझे आपको, आप जितने लोग बैठे हो समझ रहे हो सारे, भाई 1-1.5 मिनट का ही टाइम है ना यार, बोर्ड्स भी वही है, आगे सीयूटी देना है, मेंस देना है, इतनी सारी चीजें चल रही है। अब मैं तुम्हें 5 मिनट देके मीठी मीठी बात करूं, कोई फायदा नहीं, उसमें तो मजा खत्म है, 1-1.5 मिनट का ही क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से बहुत जल्दी है, क्योंकि इसमें 2/4 लग रही है, लेकिन पिछले वाले में कितनी लग रही थी, वो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन था, ज्यादा चैलेंजिंग था, ये आसान था, बस फिगर नया था, तो ये कराना था आपको चेक करने के लिए। किसी को चॉकलेट नहीं मिली भाई पूरी क्लास। अब मेरे बैक रूम में जाएंगे तो एक पूरा इतना कार्टन है मेरे पास, और मैं ये सोच के सोचता हूँ कि कोई दिन आएगा जिसमें मैं पूरा एक दिन में दे दूंगा, मतलब उस दिन मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। टाइम, एक क्वेश्चन में इतनी बड़ी क्लास बैठी है, एक ने नहीं किया सही से, वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। चलिए जी, अब आप होमवर्क सुन लीजिए क्या है, नया टॉपिक शुरू करने से पहले प्लीज। एक क्वेश्चन ये है, मैं अभी के अभी पीडीएफ भेज रहा हूं उसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला क्वेश्चन, अगर मैं अभी पढ़ा के करा पाए तो करा पाए, तो अभी तो फिलहाल एक ये करा दिया, एक ये था लाइन में, ये वाला करना ही करना है, 27 क्वेश्चन है, मैं अभी के अभी आपको इसका मेरे दिमाग से निकल जाए। नोट्स खोल लीजिए, नोट्स आप खोल लेंगे,
ये आपके ग्रुप में जा रहा है, एक सेकंड। आइए सारे प्लीज वापस आइए। हम्म। अभी दे रहे। देखिए 2 से 3 टॉपिक आज पढ़ने हैं, वो पढ़ेंगे जल्दी से, आप हेल्प करेंगे जल्दी पढ़ लेंगे, बात करेंगे टाइम लग जाएगा। आइए, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम और रिलेटिव परमिटिविटी खोल लीजिए, पेज नंबर 10 लिखा हुआ मिल रहा होगा क्या? पेज नंबर 10। हाँ, क्या हुआ? ठीक। आइए, मान लीजिए आपके पास मीडियम बदल जाता है। अगर आपके पास एयर और वैक्यूम है तो आपके पास एप्सिलॉन नॉट रहता है। अगर एयर और वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट रहता है, लेकिन अगर मीडियम कुछ भी हो तो वो एप्सिलॉन बन जाता है। एग्री एवरीवन? ये फॉर्मूला जो आपने लगाना अभी सीखा है ये सिर्फ वैक्यूम के लिए, वैक्यूम या एयर। वैक्यूम और एयर को फिजिक्स में सेम ट्रीट किया जाता है। एग्री? आपने इस फॉर्मूले में अभी अभी रिसेंट पे 2 न्यूमेरिकल लगाए, एक लास्ट क्लास में किया 3, फोर्स पे 3 न्यूमेरिकल हो चुके, एक आज होमवर्क भी दिया। अब मीडियम बदलता है, इस फोर्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मीडियम बदलेगा तो इस फोर्स की वैल्यू बदल जाएगी, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एप्सिलॉन। मीडियम बदलता है तो एप्सिलॉन बदल जाता है। एप्सिलॉन हम मीडियम टू मीडियम वेरी करता है। ठीक है, अब यहां से एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन है जो पकड़नी है। अब यहां पे इन दोनों फोर्स को मैंने डिवाइड कर दिया, एफ वैक्यूम बाय एफ मीडियम। अब ये एफ वैक्यूम है, वो एफ मीडियम है। अब मैं एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम करता हूं, सारे ध्यान से देखेंगे। तो एफ वैक्यूम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R² अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R²। से यस और नो? सब कुछ कट जाएगा क्योंकि सब कुछ सेम। तो एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम हो जाएगा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट को एक नया रेशियो, एक नया नाम दिया जाता है जिसे कहते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? डायलेक्ट्रिक। छोटे के से डिनोट करते हैं इसको, क्योंकि बड़ा के तो ऑलरेडी आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, जो फोर्स के फॉर्मूले में आता है, ये वाला के। कुछ लोग इसे के भी नहीं लिखवाते, कुछ स्कूल टीचर इसे सी लिखवा देते इसको, क्योंकि के में कंफ्यूजन ना हो। नहीं, क्यों आएगा? ये डी बनेगा तो एप्सिलॉन ऊपर आ जाएगा। नहीं, ऊपर नहीं आएगा, सही सोचा आपने, लेकिन ऊपर नहीं आएगा। अब एफ वैक्यूम बाय एफ मीडियम एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के आता है, उसे कहते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आपसे कोई बोले डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन करो, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का दूसरा नाम आपका रिलेटिव परमिटिविटी भी होता है, भी ऊपर करूंगा दिख जाएगा। पहले तो आप ये सोचिए कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हो ये रेशियो ऑफ फोर्सेस है, रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। बात सिंपल है। अब होता क्या है, एक सिंपल सा सवाल क्या आ सकता है अगर मैं इसी पेज पे बात करूं अभी।
आगे पढ़ लेंगे इसे, इंग्लिश में ये फॉर्मूले को बोलेंगे। अगर मैं इसी पे बात करता हूं आपसे, के एफ वैक्यूम बाय एफ मीडियम और ये होता है, तो के की वैल्यू हमने एफ वैक्यूम बाय एफ मीडियम ले ली। अब होता क्या है, जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कैसा आता है सर, इस पे एक ही नंबर का क्वेश्चन आता है, आधे एक नंबर, कि वो कहता है भैया वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट अलग चीज है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का मान लीजिए 2, कहेगा वाटर के अंदर चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो 10 है। आप वैक्यूम में फोर्स निकाल लीजिए, क्या आप निकाल लेंगे? फॉर्मूला है के इज इक्वल टू एफ वैक्यूम बाय एफ मीडियम। के की जगह के की वैल्यू डाले, एफ वैक्यूम, एफ मीडियम कितना है 10, तो एफ वैक्यूम कितना हो जाएगा 20 न्यूटन, कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। तो बेसिकली आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया जाता है क्योंकि वो किसी मीडियम का है, और आपसे फोर्स निकालने को बोलता है। एक फोर्स दे देगा, या तो वैक्यूम दे देगा तो मीडियम पूछेगा, मीडियम दे देगा तो वैक्यूम पूछेगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे ऐसा क्वेश्चन आता है, 1 मार्कर, सिंपल बेसिक क्वेश्चन, TA1 पे इस तरह का एक क्वेश्चन मिल सकता है। जो आपने तीनों न्यूमेरिकल करे वो बोर्ड स्टैंडर्ड पे भी, लेकिन ये PA1 वाले हल्के फुल्के से क्वेश्चन है। एक बार रीड करेगा कोई मेरे लिए डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, या श्रुति रीड करते थोड़ा जोर से, नोट्स रीड करे, नोट्स खोल लीजिए पेज नंबर 10। मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं क्योंकि कुछ लोग लिख रहे हैं, अगर लिख रहे हो तो लिख लो यार। इसको डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट से ही पढ़, देखो यहाँ पे हेडिंग है ना हमारी, हाँ, व्हेन द चार्जेस आर सिचुएटेड इन अ मीडियम, वहीं से रीड कर रहे हैं, व्हेन द चार्जेस आर सिचुएटेड इन अ मीडियम। Constant of a medium or relative permittivity. When the charges are situated in a medium other than free space or vacuum, the force between them is given by Fm equals to 1 by 4 pi epsilon q1 q2 upon r square. The force between the same charges held at the same distance apart in vacuum is Fv equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square. क्या ये इसे रब कर सकता हूँ? ठीक है, अब आप नीचे की तरफ जाएंगे, अब ये रेशियो आ जाएगा, Fp upon Fm equals to epsilon upon epsilon naught equals to epsilon r or small k. Epsilon r may be defined as the ratio of force of attraction or repulsion between 2 point charges separated by air/vacuum. The force of attraction or repulsion between same two forces between same 2 point charges held at same distance apart in a medium. तो फॉर्मूला आपका आ गया। अब इसी को इंग्लिश में बोल दिया उसने, क्या एप्सिलॉन आर या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन आर को रिलेटिव परमिटिव, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का दूसरा नाम रिलेटिव परमिटिविटी भी होता है। इज इट डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस इन एयर और वैक्यूम। इसे इंग्लिश में बोल रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द सेम 2 पॉइंट चार्जेस held at same distance apart in a medium। अब यहां से देखिए, आपने दो चार्जेस को रखा, जब आप दो चार्जेस को रख रहे हैं, आपने दो चार्जेस को यहां पे रखा Q1 Q2 और R। अब आपने इसे किसी मीडियम में रखा, किसी मीडियम में रखोगे तो एप्सिलॉन बोलना पड़ेगा। आपने अब इन्हीं दो चार्जेस को हवा में या वैक्यूम में रख दिया। अगर वैक्यूम में रख दिया तो आपको परमिशन मिल जाती है एप्सिलॉन नॉट लिखने की। आपने दोनों फोर्सेस को डिवाइड करा, अब आप नीचे गए, आपने डिवाइड कर दिया, एफ वी बाई एफ मीडियम, सारी चीजें कट जाएगी क्योंकि सेम है। जो बचेगा आपका वो बचेगा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट की रेशियो को ही क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इसी को इंग्लिश में बोल रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम। बात खत्म, सिंपल। अब भी लिखना लिख लीजिए कुछ भी। अब आज का टॉपिक शुरू होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आज पढ़ाना है। जो आज पढ़ाना है कोई कह नहीं पाएगा अगली क्लास में कम पढ़ाया। मैं कम इसलिए भी पढ़ाया ना, तुम लोग नहीं थे, लेकिन तूने जो, जब तो वही तो कह रहा हूं मैं। नहीं नहीं, उस दिन तो बहुत कम जरूरी था, उस दिन फोर्स इंट्रोड्यूस हो रहा था ना, पहला न्यूमेरिकल में टाइम लग गया था।
आइए अब डेफिनेशन को आगे की तरफ लेके जा रहे हो। जब आप पढ़ते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अब इस 20 मिनट पे एक्चुअली आप आगे का टॉपिक पढ़ने वाले हो, न्यू टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड पहली बार। अब आप देखिए कि आप बोलते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच स्टडी द चार्जेस एट रेस्ट, द फोर्स बिटवीन स्टैटिक चार्ज। चार्जेस पढ़ लिए से यस और नो, लाइक अनलाइक क्वांटाइजेशन बहुत सारी चीज। फोर्स बिटवीन स्टैटिक चार्ज पढ़ लिया। फोर्स में 3 न्यूमेरिकल अच्छे वाले लगाए, लगाने और भी हैं लेकिन 3 लगा लिए ठीक ठाक। अब वो डेफिनेशन आगे एग्जेजरेट हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब डेफिनेशन में आज आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ो। इलेक्ट्रिक फील्ड की को इस तरह समझो, एक कहानी से समझो। मैं एक टीचर हूं, है मैं एक टीचर हूं और आप मेरा एक स्ट्रॉन्ग, मैं एक अच्छा टीचर हूं, एक अच्छा पढ़ा सकता हूं या पढ़ा पा रहा हूं, तो मेरे सराउंडिंग में मेरा इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होगा। मेरे पास जब स्टूडेंट्स आएंगे उनको ज्यादा समझ में आएगा। या आप ऐसे कह सकते हो स्टूडेंट जब बैठे होंगे उनको समझ आ रहा होगा कि यार सर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ लो। या सर अभी गुस्सा है तो चुप हो लो, अभी सर खुश है तो चलो खुश हो लो। ऐसा है, ऐसा होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली, फील्ड एक स्पेस होता है, फील्ड एक स्पेस होता है। जैसे मेरा फील्ड पहले जब हम दूसरी क्लासेस में पढ़ रहे थे वहां पे मेरा स्पेस छोटा था तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा था। अभी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड या मेरा स्पेस बड़ा है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट करता है वो सोर्स चार्ज क्रिएट करता है। अभी कुछ मत लिखना, पहले थोड़ी देर मुझे देना बस समझाने के लिए, फिर आपको लिखना तो पड़ेगा लेकिन अभी नहीं। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्रिएट करेगा सोर्स चार्ज। यहां पे 2 चार्जेस का जिक्र करना शुरू करेगा, टेस्ट चार्ज एंड सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्रिएट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। बोले तो एक ऐसी चीज, सोर्स चार्ज है अपनी जगह और अगर वो स्ट्रांग है सोर्स चार्ज तो चार्ज टेस्ट चार्ज आएगा उसके पास, दूसरा चार्ज। अब उसके पास 2 ऑप्शन है टेस्ट चार्ज के पास, या तो वो अट्रैक्ट होगा या तो वो रिपेल होगा। अट्रैक्ट होगा या रिपेल। अगर सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है तो वो स्ट्रांग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, भले ही अट्रैक्शन करे या रिपल्शन करे, भले ही अट्रैक्शन करे या, अगर सोर्स चार्ज दोनों है चार्ज। लेकिन सोर्स चार्ज को मान के चलो, सोर्स चार्ज जो है, जो जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मूव नहीं करेगा, ये मूव नहीं करेगा। इसको मानो बांध के रख लिया। वैसे प्रैक्टिकली अगर वो टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो सोर्स चार्ज भी करेगा, सोर्स चार्ज भी, क्योंकि न्यूटन ने बोला टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन आप यहां सोर्स चार्ज को ये लेके चल रहे हो कि वो रेस्ट पे, वो क्या है, क्योंकि आप ब्रांची इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो, क्योंकि आप ब्रांची इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो, तो ये सोर्स चार्ज है। और आप कह रहे हो सोर्स चार्ज तो मूव करेगा नहीं, आपने रस्सियों से मान लिया, मान लो आप ऐसे बांध के बैठे हो भैया तू मूव नहीं करेगा, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस, उसका इंपैक्ट जरूर होगा टेस्ट चार्ज में। टेस्ट चार्ज को वो अपने पास बुला सकता है स्ट्रांगली, दूर भेज सकता है स्ट्रांगली। वो तो डिपेंड करता है कि सोर्स चार्ज पे कितना 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 इंपैक्ट है उसका। तो यहां पे 2 कंसेप्ट आए, सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज इन शॉर्ट, सोर्स चार्ज इन शॉर्ट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करेगा? क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। सोर्स चार्ज डज नॉट मूव, ये मूव नहीं करता भाई। इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बांध के रख लो, कुछ भी सोच लो। सोर्स चार्ज क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, सोर्स चार्ज डज नॉट मूव। इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड इज लार्ज। टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स, टेस्ट चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि क्रिएट किसने किया है? सोर्स चार्ज। क्रिएट किसने किया है? सोर्स चार्ज। टेस्ट चार्ज
फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जो कि क्रिएट किसने किया है, सोर्स चार्ज। टेस्ट चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तुम कौन हो? मतलब आप स्टूडेंट्स हो ना, आप नॉलेज लेने आए हो। आप कौन हो? आपका नहीं है कुछ भी फील्ड वील्ड। हमारा है थोड़ा बहुत, अभी बना रहे हैं, लेकिन है थोड़ा। तो टेस्ट चार्ज का खुद का कुछ नहीं है, ये एक्सपीरियंस करेगा। या तो वो अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा या वो रिपल्शन एक्सपीरियंस। टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय सोर्स है। इसका मैग्नीट्यूड भी बहुत कम, इसके पास नॉलेज का भंडार कम है, मेरे पास ज्यादा है। मैग्नीट्यूड इज स्मॉल, तो इसका मैग्नीट्यूड भी कम है। ये इसकी अपनी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगी, अगर फिर थियोरी गड़बड़ा जाएगी। उसकी भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों ही मूव करने लग जाएंगे। दोनों मूव नहीं करेंगे। थियोरी ये कह रही है एक चार्ज क्या रहेगा, रेस्ट में, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच पे एक चार्ज को तो रेस्ट पे रहना पड़ेगा। क्या बात में दम है? चलो जी, अब टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। आपको कुछ लिखना है, यू कैन राइट इट। फिर मुझे अब थोड़ा, मैं ये ना आ तो जाता है वापस, लेकिन वो ऊपर नीचे हो जाता है। आप में से किसी को सोच या टेस्ट चार्ज के बारे में कुछ छोटा मोटा लिखना है, यू कैन राइट इट। वैसे इंपॉर्टेंट बातें मैंने लिख दी है। ठीक है, जब आप घर से आए तो फ्रेश आए, आपको 2 घंटे आदत पड़ेगी बैठने की। अभी आप, दिखता है थक जाते हैं, आपके फेस में भी दिखता है कुछ लोग के आईज पे, आईज रेड हो जाती है आदर्श की। ठीक है, तो घर से जब आए आप थोड़ा रिलैक्स होके क्लास को लेने आए, और जब आप फ्रेश होके आएंगे तो 2 घंटे बैठ के आप सीख के बहुत चले जाएंगे, और बहुत कुछ क्लास के अंदर ही हो जाएगा। ठीक है? बजट में बात कर। अच्छा, आराम से बोल लेना, झटका क्यों दे रहा है? हाँ। सोर्स चार्ज तो मूव ही नहीं कर रहा। क्वेश्चन थोड़ा गलत जा रहा है। सोर्स चार्ज तो मूव ही नहीं कर रहा है। टेस्ट चार्ज अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों महसूस कर सकता है, सोर्स चार्ज तो कुछ कर ही नहीं सकता। सोर्स चार्ज को तो आपने किसी तरीके से उसको रोक के रखा हुआ है। एक्चुअली प्रैक्टिकली वो एक्सपीरियंस कर रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली भी आपने उसको बांध के रखा है। किसी भी चीज से सोच लो। वो तो वही सेम ही रीजन है। लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। वो थोड़ी बदल जाएगा, वो नहीं बदले। बढ़ू, अब तो बढ़ने दो। आइए, अब वो टेस्ट चार्ज इज ऑफन अ वेनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट चार्ज को जनरली पॉजिटिव ही रखते हैं आइडियली। दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस करता है टेस्ट चार्ज। द इलेक्ट्रिक चार्ज दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। जो प्रोड्यूस करता है वो सोर्स। द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड अ चार्ज बॉडी, इस डेफिनेशन को थोड़े और बेटर की जा सकती है। द रीजन और स्पेस अराउंड अ सोर्स चार्ज बॉडी, इस डेफिनेशन को थोड़ी बेटर किया जा सकता है। द रीजन और स्पेस अराउंड अ सोर्स चार्ज बॉडी within which its influence can be felt by the, हाँ, within which its influence का मतलब है हाँ, force, within which its influence can be felt by the test charge is called electric field. Electric field is not a measurable quantity. Electric field एक space है, इसको आप मेजर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लिखना लिख सकते हो। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे आते हैं, उसका फॉर्मूला डिराइव कर। हाँ, पानी जी, पानी खत्म हो गया।
ठीक है, चल आ जाओ, अरे वापस आ जाओ यार। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक स्पेस है, क्या एक, वो तो डेफिनेशन में कह रहा है इट इज अ स्पेस, दिस इज अ स्पेस जहां पे टेस्ट चार्ज आता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सोर्स चार्ज का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस कर रहा होगा, किसी का वीक, तो उसको मेजर करने के लिए क्वांटिटी डेवलप की गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या डेवलप किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप किया गया, इधर देखिए, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का एक फॉर्मूला बनाया गया, पहले देखिए। उसने बोला, अब 2 मिनट के लिए दे देना, बस लास्ट टॉपिक है आज का हमारा, लास्ट टॉपिक। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए मान लीजिए एक सोर्स चार्ज है Q, एक टेस्ट चार्ज है Q0, इनके बीच की दूरी R। बस हल्का सा फॉर्मूला पढ़ाना है, पूरा तो आज नहीं पढ़ा पाऊंगा, कंटिन्यू अगली क्लास में होगा, बस कर। तो ये, अब ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो रिपल्सिव करेगा, से यस और नो, क्योंकि लाइक चार्ज है, लाइक चार्ज है। अब ये कहता है, बड़े कमाल से कहता है यार, देखो यहाँ पे थोड़ी सी मैथ्स लगाता है, जो जिसको समझ भी नहीं है चल जाएगा वैसे। वो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था टेस्ट चार्ज, उसको टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड। लेकिन एक कंडीशन है, टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत कम है, बहुत, तो वहां पे लिमिट कंसेप्ट लगा दिया। क्या लगा दिया, जिसको लिमिट कंसेप्ट नहीं आता तो सीखने की भी जरूरत नहीं, ठीक है। लेकिन यहां पे बस इतना जानना जरूरी है, जो बायो स्टूडेंट है स्पेशली, इसके बाद मैथ्स नहीं है। Q0 टेंड्स टू जीरो, Q0 टेंड्स टू जीरो का मतलब है आपने उसका वैल्यू को बहुत ज्यादा क्या रखा हुआ है, कम। किसकी वैल्यू को, टेस्ट चार्ज। यहाँ पे Q0 इज टेस्ट चार्ज, Q0 इज टेस्ट चार्ज। अब आपने क्या करा, मैं बोलूं यार फॉर्मूला लगा लो फोर्स का, आप कहोगे 4-5 बार लगा के बैठे हो, आप कहोगे लिमिट Q0 टेंड्स टू जीरो के क्यू Q0 बाय आर स्क्वायर, और Q0 से डिवाइड हो जाएगा। वो फोर्स की वैल्यू डाल ली, Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, और ये आ गया के क्यू बाय आर स्क्वायर। और जब Q0 ही कट गया तो लिमिट की कोई सिग्निफिकेंस नहीं रही, क्योंकि Q0 कट चुका है, लिमिट की कोई सिग्निफिकेंस नहीं रही। तो E का फॉर्मूला बन गया के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब यहां पे बहुत सारी बातें छोटी छोटी लिखने वाली, पहली बार तो शायद ये फिगर नहीं है वहां पे, नहीं है, वो बनाना पड़ेगा। दूसरी बात यहां पे देखिए, लिखना पड़ेगा इस फिगर में, दिस इज टेस्ट चार्ज, दिस इज सोर्स चार्ज, ये आपका सोर्स चार्ज, और ये फॉर्मूला है। अब आपको वहां पे कुछ चेंजेस करने कर लीजिए, फिर मैं अभी बात कर रहा हूं, 2 मिनट और दीजिए, अभी वहां पे चेंज कर लीजिए, कुछ में से लिख लीजिए। यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन दिखाई, ठीक है। अब कुछ नहीं पढ़ा रहा, बस हो गया खत्म, ठीक है। आप थक गए, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा रहा, इसमें ना ऊपर नीचे हो रखा है पेज में कुछ, इसे सही करना होगा आपको। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्या आया, बड़ी जान पहचान है, क्योंकि फोर्स के फॉर्मूले में क्यू एक्स्ट्रा था, इसमें वो क्यू हट गया। पहली बात तो फॉर्मूला बहुत ही क्लोज है फोर्स के फॉर्मूले से, वहां एक और क्यू था, 2 क्यू थे, यहाँ पे एक क्यू है, याद रह जाएगा। यहां पे फॉर्मूले के अंदर जो क्यू है,
वो सोर्स चार्ज है या टेस्ट चार्ज है? एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज क्रिएट करता है या टेस्ट चार्ज? तो उसके फॉर्मूले में भी क्या आया, याद रखना बस। तो क्योंकि उसने डेफिनेशन में पहले ही कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज क्रिएट कर रहा है, तो वो जब फॉर्मूला डिराइव हुआ तो उसके फॉर्मूले के अंदर भी जो क्यू है वो सोर्स चार्ज, आपको याद रखना पड़ेगा, दिस क्यू इज सोर्स चार्ज। इसके बाद हम अगली क्लास पे बात करेंगे। अब होमवर्क लिख लीजिए पहले। यार बच्चों काफी